20 साल बाद कपूर मैंशन। लिविंग रूम में रियांश हाथ में एक फाइल को पढ़ते हुए कॉफी पी रहा था। तभी एक लड़का सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, डेट आपने कंफर्म किया है ना? उसकी फ्लाइट शाम 5 बजे ही लैंड करने वाली है ना? और क्या आपने उसे एयरपोर्ट से लाने अनिल अंकल को भेज दिया है ना? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने अपनी नजरें फाइल पर से हटाए बिना कहा, हाँ रेयान, मैंने पहले ही उसे अपने असिस्टेंट से कंफर्म करा लिया है और ड्राइवर को भी भेज दिया है। कहते हुए रियांश ने फाइल को साइड रख अपने आंखों से चश्मे को उतारते हुए वो आगे बोला, और वैसे भी तुमसे ज्यादा मुझे अपनी प्रिंसेस के आने का इंतजार है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रेयान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ? मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद है और वो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है उन जगहों की, लोगों की फोटोज खींचने में। तो क्या पता शाम के 4 बजे के बजाय वो रात के 8 बजे आप सबको अपने दर्शन दे। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने उसे घर कर देखा लेकिन रेयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने रेयान के कान खींच लिए। रेयान दर्द से तड़प उठा। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वहां अनीता जी, उसकी दादी, खड़ी थी और जो उसे गुस्से से घुरे जा रही थी। क्या चल रहा था यहाँ? हाँ, तुम दोनों बाप बेटे को भी चैन नहीं है। जब देखो तब किसी ना किसी बात पर तुम दोनों एक दूसरे को गलत और खुद को सही साबित करने में लगे रहते हो। और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम दोनों के पास? कहते हुए अनीता जी रेयान का छोड़ दिया और दोनों को घेरने लगी, जिसे देख दोनों ने ही वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से दोनों बाप बेटे 9-2-11 हो गए। अनीता जी तो बस देखती ही रह गई। वहीं परिधि किचन में आते हुए घर के सर्वेंट्स और कुक से बोली, अरे 1 मिनट, आज खाना आप लोग नहीं बल्कि मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी, तो आप सब जाकर घर का बाकी का काम काज संभालिए। सब उसकी बात मानकर किचन से बाहर चले गए। परिधि ने एप्रिन पहना और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए खाना बनाने लगी। मुंबई एयरपोर्ट। एक लड़की बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। हल्की नीली आंखें, दूध से भी गोरी और मुलायम उसकी स्किन, बिना किसी मेकअप के भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने एक बिजनेस पिंक सूट पहना था। उसके बालों को हाई पोनीटेल में सलीके से बांधा हुआ था। एक हाथ में ब्रांडेड ब्रेसलेट, तो वहीं दूसरे हाथ में ब्रांडेड वॉच और उसके दोनों हाथों में उसका लगेज था। और उसी के ऊपर उसने अपना बैग टांग रख था। जो कोई भी उसे देखता बस उसे देखता ही रह जाता। लोग मुड़ मुड़कर उस अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही लड़की को देख रहे थे, जिसे देख वहां खड़ी लड़कियां झल भून कर कोयला बन चुकी थी। लेकिन उस लड़की को जैसे किसी की भी परवाह नहीं थी, वो बेपरवाह लग रही थी। एयरपोर्ट से बाहर आकर वो लड़की इधर उधर देखने लगी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे ग्रिट करते हुए बोल, हेलो यंग मैडम, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू अनिल अंकल, लेकिन प्लीज आप मुझे ये बार बार यंग मैडम बुलाना बंद कर दीजिए, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा नाम परी है, परी कपूर, तो आप बस मुझे मेरे नाम से बुलाइए। परी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। बेचारे अनिल काका बस अपना सर हिलाते रह गए। दोनों BMW में बैठकर वहां से निकल गए। परी खिड़की के बाहर मुंबई शहर को देख रही थी। वो आज बहुत खुश थी। फाइनली वो पूरे 15 साल बाद अपने देश, अपने शहर में लौटी थी। ये ऊंची ऊंची इमारतें और भाग दौड़ भरी जिंदगी, यहाँ कुछ भी तो नहीं बदला था। वो ये सब सोच ही रही थी, ली उसके दिमाग में कुछ आया और वो ड्राइवर से बोली, अंकल क्या आप प्लीज घर जाने से पहले मुझे किसी ऐसी पहाड़ी वाले एरिया में ले जा सकते हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता हो। वो क्या है ना कि मुझे कुछ फोटोज खींचनी थी, बस इसीलिए। ड्राइवर अंकल अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और कार को उस ओर घुमा देते हैं। लगभग 20 मिनट में वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी और जो लोग वहां थे वो अपनी फोटोज खींचने और खिंचवाने में बिजी थे। परी ने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना कैमरा बाहर निकाल दिया। उसने ड्राइवर अंकल को जाकर चाय नाश्ता करने को कहा और वहां से थोड़ा आगे निकल गई और वहां फोटोज खींचने लगी। ड्राइवर अंकल ने उसकी बात मानी और वहीं एक चाय की टपली पर जाकर चाय पीने लगे।
तभी एक कपल जिनका बच्चा 3 या 4 साल का होगा, वो उस पहाड़ी पर अकेले घूमते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं उसके पेरेंट्स सेल्फीज खींचने में बिजी थे। उन लोगों का अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं था कि अचानक ही उस बच्चे का पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गया। ये देख परी शॉक्ड रह गई और सब कुछ छोड़ उस पहाड़ के उस और की दूसरी तरफ भागी और वो भी उस पहाड़ से नीचे कूद गई। वहीं उस बच्चे के इतने जोर से चिल्लाने की वजह से उसके पेरेंट्स सहित वहां मौजूद बाकी लोगों का ध्यान उस ओर गया और वहां सब इकट्ठा हो गए। वो औरत रो रो कर अपना सर पिट रही थी। वहीं किसी ने तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था। री के पहाड़ से खुलते ही कुछ ही सेकंड में उसके सुनहरी पंख निकल आए और उसके कपड़े भी अपने आप चेंज हो गए। थोड़ी देर पहले को उसने पिंक बिजनेस सूट पहना था, अब उसकी जगह वन पीस गोल्डन गाउन जो कि मेड इन इटली गाउन था, जिसकी इसे सिमेट्रिकल गाउन में गैदर्ड प्लीट्स, थाई हाई स्लिट, साइड लॉन्ग टेल, ऑफ शोल्डर एंड लो कट नेकलाइन थी। उसके लंबे घने काले घुंघराले बाल हवा में लहराने लगे। उसने गले में स्मॉल हॉट डायमंड नेकलेस पहना हुआ था और उससे मैचिंग इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट भी। उसके माथे पर उसने लाइट गोल्डन टियारा पहना हुआ था। कुल मिलाकर वो हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वो अब पूरी तरह से अपने फेरी लुक में आ गई थी। परी ने जैसे ही उस बच्चे को और नीचे गिरते हुए देखा तो उसने उस और अपने हाथ को हवा में उठाया और चुटकी बजा दी, जिससे वो बच्चा हवा में ही रह गया, लेकिन वो जोर जोर से रो रहा था। परी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे चुप करने कराने लगी। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो परी उसे लेकर वापस ऊपर आ गई। वो अब अपने नॉर्मल लुक में वापस आ गई थी। परी उन लोगों से दूसरी तरफ थी, इसीलिए किसी का हुई ध्यान उसकी ओर नहीं था। उसने उस बच्चे को देखा जो अब बिल्कुल शांत था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। परी ने उसे देख एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसने उस बच्चे को थोड़ा और आगे जाते हुए उसे वहां छोड़ दिया और उसे अपने मम्मी पापा के पास जाने का बोल वो वहां से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई। जब वो बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो वो लोग खुश थे लेकिन हैरान भी। इतनी ऊंचाई से उनका बच्चा गिरा था, उसके बावजूद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। ये सवाल वहां खड़े हर एक के मन में था, लेकिन जवाब जिसके पास था वो तो उन्हें सवालों में ही उलझाकर वहां से निकल गई। कपूर मैंशन। 2 कार एक साथ कपूर मैंशन की पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उनमें से एक कार में से रूही और केविन बाहर निकले तो वहीं दूसरी कार से क्रिश, सौंदर्य और एक लड़की और थी उनके साथ, जो और कोई नहीं बल्कि उन दोनों की एकलौती बेटी कृषा थी। केविन और क्रिश ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों गले मिल गए। वहीं कृषा सीधा रूही के पास जाकर उससे गले लग गई और बोली, आप कैसे हो आंटी? उद्धरण चिन्ह। रूही ने कृषा की पीठ को सहलाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने उससे अलग होते हुए पूछा। ऐसे ही वो लोग बातें करते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही रियांश, परिधि, रियान, अनीता जी और उत्कर्ष जी ने उन 5 को अंदर आते देखा तो वो लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो सब आपस में एक दूसरे से मिले और बातें करने लगे। रात के 7 बजे सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। सब लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। परी घर के अंदर आते हुए जोर से चिल्लाकर बोली, आई एम बैक टू होम। उसे देख सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। परी एक एक करके सबसे मिली और फिर वो रूही के पास जाते हुए बोली, बुआ, आप और केविन अंकल तो यही है, फिर कियान, रूही और केविन जा बेटा, कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उसे ऑफिस में कुछ जरूरी कामों को निपटाना था, इसीलिए वो डायरेक्ट ऑफिस से यही आएगा, रूही ने समझाया। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, तो तुम फाइनली वापस आ ही गई, वरना मुझे तो लगा था कि तुम वहीं अपना घर बसा लोगी। परी बाकी सब ने है देखा तो वहां दरवाजे पर कियान अपने दोनों हाथ अपने पेट की जेब में डाले एटीट्यूड के साथ खड़ा था। कियान की बातें सुन परी की आईब्रो तंग गई और वो उसे बुरी तरफ घूरने लगी। उसके दोनों भाई जो कि उससे छोटे थे, फिर भी वो दोनों उससे ऐसे बातें करते थे जैसे कि वो दोनों उसके बड़े भाई हो और वो उनकी कोई छोटी सी बहन जो अभी अभी इस दुनिया में आई है और उसे तो जैसे इस दुनिया और यहाँ के लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
जब परी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो कियान उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने सच में अब्रॉड में ही किसी अंग्रेज से शादी कर ली। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता उसकी पर एक जोरदार पांच आकर लगा। ये पांच और किसी ने नहीं बल्कि परी ने ही कियान को मारा था। घर के बड़ों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, उनके बच्चे आपस में अक्सर ऐसे लड़ते रहते थे। इसीलिए किसी ने भी उस बात पर ना ज्यादा रिएक्ट किया और ना ही कुछ कहा, और वो लोग वापस से अपनी बातों में लग गए। जब कियान को परी की ओर से एक पांच पड़ा तो उसका चेहरा दूसरी ओर घूम गया। उसने वापस परी की ओर देखा, फिर थोड़ा हैरानी से बोला, तूने मुझे पंच क्यों मारा? मैंने ऐसा भी क्या गलत पूछ लिया? घर के बड़ों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, उनके बच्चे आपस में अक्सर ऐसे लड़ते रहते थे। इसीलिए किसी ने भी उस बात पर ना ज्यादा रिएक्ट किया और ना ही कुछ कहा, और वो लोग वापस से अपनी बातों में लग गए। जब कियान को परी की ओर से एक पांच पड़ा तो उसका चेहरा दूसरी ओर घूम गया। उसने वापस परी की ओर देखा, फिर थोड़ा हैरानी से बोला, तूने मुझे पंच क्यों मारा? मैंने ऐसा भी क्या गलत पूछ लिया? पहली बात कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो जरा सोच समझकर बात करना वरना तेरी खैर नहीं। और दूसरी बात कि मैं एक इंडियन हूँ तो मुझे किसी अंग्रेज से शादी करने की क्या जरूरत है? इंडिया में लड़कों की कमी नहीं है, समझे? कहते हुए परी सीधे अपने कमरे में चली गई। अपने लगेजने से एक कंफर्टेबल ड्रेस निकली और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आई जहां डाइनिंग टेबल सब उसी का वेट कर रहे थे। परिधि ने अपने हाथों से परी को खाना सर्व किया। एक निवाला खाते ही परी समझ गई कि ये खाना उसकी मम्मा ने ही बनाया है। वो परिधि की तरफ मुड़ी और बोली, वाओ मोम, यू आर दी बेस्ट। खाना बहुत ही अच्छा बना है, आई जस्ट लव इट। परी को खुश देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। सब ने शांति से खाना खाया, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। परी कमरे में आते ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई और किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसने दिल्ली में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसे वो जॉब मिल भी गई। उसे 2 दिन बाद उन्हें रिपोर्ट करना था, इसीलिए वो उस कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी। उसने ये बात अभी तक घर में नहीं बताई थी, उसने कल सुबह ही उन्हें बताने का फैसला किया। परी पढ़ते पढ़ते केब सो गई, उसे भी पता नहीं चला। रात 11 बजे, दिल्ली पोश एरिया में एक आलीशान 10 मंजिला बंगला, जिसके बड़े से मेन गेट पर 10 से ज्यादा लोग ब्लैक सूट पहने अपने हाथों में गन्स लिए गार्ड्स खड़े थे। उस गेट से अंदर जाते हुए उस बंगलो तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 मिनट तो जरूर लगेंगे। उसकी बड़ी सी नेम प्लेट पर ओबोरोया मेंशन लिखा था। उसके दोनों तरफ हरे भरे रंग बिरंगे फूलों से भरा खूबसूरत गार्डन था। बीच में ही बड़ा सा स्विमिंग पूल और उसके साइड से होते हुए उस बंगले का मेन गेट था। ये बंगला जितना बाहर से मॉडर्न दिख रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा घर के अंदर का इंटीरियर था। उसी बंगले के 8वें मंजिले के मास्टर बेडरूम में के अंदर बने स्टडी रूम में एक 25-26 साल का लड़का अपनी डेस्क पर बैठा कुछ फाइल्स पर काम कर रहा था। उसने व्हाइट टी शर्ट विथ लोवर पहन रखा था। उसकी काली गहरी आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी, उसके पतले गुलाबी होठ, परफेक्ट जो लाइन, हल्की सी बेयर्ड और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस और कोल्ड थे। उसके बावजूद भी बंदा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसका हैंडसम सा चेहरा किसी भी मॉडल या एक्टर को पीछे छोड़ सकता था। उसकी टी शर्ट से ही पता लगाया जा सकता था कि जनाब ने जिम में कितने पसीने बहाए होंगे, जो इतनी मस्कुलर बॉडी और एब्स के मालिक है। वो लड़का सीरियस होकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसका चेहरा अचानक ही गुस्से से तमतमा उठा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे उसके काम के वक्त कॉल कर डिस्टर्ब करे। उसने उसी गुस्से से अपने साइड पर रखे फोन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फोन स्क्रीन पर शो हो रहे नाम पर पड़ी तो उसका गुस्सा अचानक जी भाप की तरह उड़ गया और अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताइए आप कैसे हैं और घर में बाकी सब? दूसरी तरफ से वो शख्स बोला, हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, सॉरी तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा।
उद्धरण चिन्ह। इट्स ओक अंकल, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि आप बिना किसी रीजन के मुझे कभी इस वक्त परेशान नहीं करेंगे। आपके मन में को कोई हुई बात हो, आप बिना किसी झिझक के मुझे बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से वो शख्स थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आर्यन बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुन आर्यन शॉक्ड रह गया और अपनी जगह से खड़ा होते हुए फोन पर हैरानी से बोला, व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपको पता है ना कि मैं शादी जैसी चीजों में नहीं मानता, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, आई सॉरी अंकल, लेकिन मैं आपकी बेटी से तो क्या किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, और इसके पीछे की वजह आप अच्छे से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से वो शख्स बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ और समझता भी हूँ कि तुम क्यों किसी रिश्ते में नहीं बांधना चाहते। इसीलिए मैंने सिर्फ अपने मन में जो बात आई वो तुम्हें कह दी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि तुम्हें किसी दबाव में आकर कोई डिसीजन लेना पड़े। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा। मेरे लिए तुम उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने कि मेरे खुद के बच्चे। बेटा, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात से ठेस पहुंची हो तो आई एम। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, आर्यन ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, प्लीज अंकल, अगर आपने इसके आगे और कुछ भी कहा तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ का वो शख्स थोड़ा हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं करूंगा, ओके। थोड़ी देर दोनों ने बिजनेस से रिलेटेड बात की, फिर फोन रख दिया। आर्यन अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। उसने अपना सर चेयर से टिकाते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती। मैं उसे कभी भी अपनी जिंदगी में आने ही नहीं दूंगा, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह परी जॉगिंग करके आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होकर वो डाइनिंग टेबल पर आई और सबको ग्रिट किया और अपने डेड के पास जाकर उनके पीछे से उनके गले में अपनी बाहें डाल उन्हें गुड मॉर्निंग बीच किया, और उसने अपने डेड के गाल पर बेबी किस कर वापस अपनी चेजा पर जाकर बैठ गई। सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद परी बोली, डेड, मुझे आपसे और बाकी सबसे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। जिस पर रियांश बोला, हाँ बेटा बोलो, क्या कहना है? उद्धरण चिन्ह। डेड, मैंने दिल्ली में जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे वहाँ जॉब भी मिल चुकी है। 2 दिन बाद मुझे वहाँ रिपोर्ट करना है, इसीलिए मुझे कल ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुन सब उसे शॉक्ड होकर देखने लगे। रियांश ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हें कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है? हमारी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है, तुम वहाँ एज वाइस प्रेसिडेंट मुझे ज्वाइन कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। केविन बीच में बोला, हाँ परी, रियाश बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है बेटा? और अगर तुम अपने डेड के साथ काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मेरी या क्रिश की कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। क्रिश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। परी ने सबकी ओर देखा, सब अपनी आंखों में उम्मीद लिए उसे है देख रहे थे। परी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात उन्हें समझाते हुए बोली, आई नो डेड कि आप चाहते हैं कि मैं हमारी कंपनी ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ हासिल करना है और ऐसी जगह पर एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करना है जहां मुझे कोई ना जानता हो, जो मुझे मेरे सरनेम से नहीं बल्कि मेरे खुद के नाम से, मेरे काम से जाने और मेरे साथ उसी तरह से पेश आए जैसे कि वो कोई आम एम्प्लॉय के साथ आते हैं। उद्धरण चिन्ह। परी ने रियांश, केविन, क्रिश की ओर देखते हुए आगे कहा, क्या आप में से कोई मेरी इन रिक्वायरमेंट को पूरी जा सकता है? अगर वहां किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की या मुझे ज्यादा वर्कलोड दे दिया गया तो क्या आप में से कोई चुपचाप देखता रहेगा? उद्धरण चिन्ह। परी के सवाल पर वो तीनों उससे नजरें चुराने लगे। बेशक वो ऐसा नहीं कर सकते थे, आखिरकार वो उनकी बेटी थी जिसे वो तीन ही बहुत प्यार करते थे। किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तो क्या, अगर आंख उठाकर देख भी लिया तो वो लोग उस इंसान को जिंदा दफना देंगे। परी ने उन तीनों को देखा, फिर बोली, आप तीनों की खामोशी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। फिर रियांश की ओर देखते हुए, डेड, क्या आपको अब भी मेरा डिसीजन गलत लग रहा है?
क्या आपको अभी लगता है कि मुझे यहाँ रहकर हमारी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर परी की बात मान ली। ये सुन परी इतनी खुश हो गई कि वो अपनी चेयर से खड़ी होकर अपने डेड को पीछे से गले लगाकर उनके गाल पर एक बेबी किस देते हुए बोली, थैंक यू सो मच डैड, यू आर द बेस्ट, आई लव योर डैड। आई लव योर टू मेरा बच्चा, रियांश ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब जब रियांश ने हाँ कह दी थी, तो बाकी सबको उसकी बात माननी पड़ी और वो लोग भी परी के दिल्ली जाने की बात से अग्री हो गए। परी ने सबकी ओर देखते हुए अनाउंसमेंट की, कल शाम की मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि आज का पूरा दिन और को कल का दिन आप सब मेरे साथ स्पेंड करेंगे। कोई ऑफिस या घर का काम नहीं करेगा, इट्स दैट क्लियर। सब ने उसकी बात सुनी और अपनी गर्दन हाँ में हिल दिया। सब मिलकर उन्हें इन 2 दिनों में कहाँ कहाँ जाना है वो सोचने लगे। डिसाइड करने के बाद सब अपने अपने कमरे में रेडी होने चले गए और थोड़ी देर बाद ही वो सब एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। ऐसे ही इन 2 दिनों तक सबने परी के साथ खूब एंजॉय किया। आज शाम ये वक्त परी को शो ऑफ करने कपूर फैमिली, मेहरा फैमिली और शेखावत फैमिली आई हुई थी। परी की फ्लाइट का टाइम होने वाला था तो उसने सबसे गले मिलकर उन्हें बाय कहा और एयरपोर्ट के अंदर चली गई। वो सब उसे तब तक देखते रहे जब तक कि वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद वो सब भी वहां से चले गए। उद्धरण चिन्ह। 2 घंटे की फ्लाइट के बाद परी आखिरकार दिल्ली पहुंची ही गई। वो अपना लगेज लेकर एग्जिट की ओर चल दी। वहीं एक सुनसान सड़क पर एक 1 साल का बच्चा लगातार भाग रहा था। वो डरते हुए बार बार पीछे की ओर देखते हुए आगे की तरफ भाग रहा था। वो पूरा पसीने से नहाया हुआ था। उसकी सांसें बार बार फूल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से बचने के लिए भाग रहा हो। वो बच्चा भागते भागते दिल्ली एयरपोर्ट के पास आ पहुंचा था। वहां बाहर बहुत सी टैक्सियां पड़ी हुई थी और हर किसी की नजरें एयरपोर्ट से बाहर आते हुए लोगों पर थी। उस बच्चे ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को बचाए। यही सब सोचते हुए वो पीछे की ओर मुड़ा तो उसे 10 से 15 लोग दिखे जो दिखने में बहुत खतरनाक और गुंडे मावली टाइप के दिख रहे थे। उन्हें देख वो मासूम सा बच्चा इतना डर गया कि वो बेहोश होने की कगार पर था। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और उन टैक्सियों की तरफ भागा। वो इधर इधर छिपने की जगह ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक टैक्सी की डिक्की थोड़ी ओपन दिखी। वो उस और जल्दी से बढ़ गया। उसने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा जो अपनी नजरें एयरपोर्ट के ओर लिए हुए था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बच्चा उस डिक्की को थोड़ा और खोलता है और उसके अंदर जाकर उस डिक्की को बंद कर देता है। वहीं परी जब एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो उसे एक टैक्सी नजर आती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जब ड्राइवर लगेज डिक्की में रखने जा रहा था तो परी उसे रोकते हुए बोली, अरे भैया, मेरा लगेज आप मेरी साथ वाली सीट पर ही रख दीजिए, वैसे भी एक ही तो बैग है मेरा, खामखा पीछे रखने की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने उसकी बात मानते उसका लगेज उसकी बाजू वाली सीट पर रख दिया और टैक्सी में बैठकर उसे स्टार्ट कर दिया। वो बच्चा किसी और की नहीं बल्कि परी जिस टैक्सी में बैठी थी उसी टैक्सी की डिक्की में बैठा था। उसने डरते डरते अपना सर थोड़ा ऊपर कर परी को देखा जो अपने फोन में बिजी थी। फिर उसने टैक्सी की पीछे की विंडो से बाहर देखने की कोशिश की कि वो लोग चले गए हैं या अभी भी वहीं खड़े हैं। लेकिन वो लोग अभी भी उसे वही ढूंढ रहे थे। तभी एक आदमी की नजर उस बच्चे पर पड़ी जो उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से अपने बॉस को ये बात बताई और वो सब अपनी कार में बैठकर परी की टैक्सी का पीछा करने लगे। ये देख वो बच्चा और घबरा गया और दुबक कर वापस शांति से बैठ गया। वो थर थर कांप रहा था। परी को कुछ अजीब लगा तो उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ ही नहीं था। शायद मेरा कोई वहम होगा, ये सोच वो वापस अपने फोन में बिजी हो गई। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक ब्लैक कार उन्हें फॉलो कर रही थी। लगातार 1 घंटे तक पीछा कर लेने के बाद फाइनली वो ब्लैक कार उनकी टैक्सी को ओवरटेक कर देती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देख अचानक ही ड्राइवर टैक्सी को ब्रेक लगा देता है।
जिससे परी का सर आगे की सीट से टकराते टकराते बचा और वो ड्राइवर पर भड़कते हुए बोला, अरे भैया आराम से ड्राइव करो ना, मुझे अपने घर जाना है ना कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अब चलिए, रुके क्यों है? उद्धरण चिन्ह। वो ड्राइवर थोड़ा घबराते हुए बोला, वो मेम ये देखिए। वो अपनी जगह से थोड़ा खिसकर परी को सामने देखने का इशारा करता है। जब परी बाहर उन आदमियों को देखती है जो दिखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी ओर क्यों आ रहे थे, ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई। ड्राइवर थोड़ा घबराते हुए बोला, वो मेम ये देखिए। वो अपनी जगह से थोड़ा खिसकर परी को सामने देखने का इशारा करता है। जब परी बाहर उन आदमियों को देखती है जो दिखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी ओर क्यों आ रहे थे, ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई। परी ड्राइवर से चिढ़ते हुए बोली, जाके देखिए तो क्या दिक्कत है इन्हें, जो हमारी टैक्सी के आगे खड़े हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बाहर निकला और उन लोगों को देखते हुए बोला जो उनकी ओर ही आ रहे थे, कौन हो तुम लोग, और ऐसे बीच सड़क पर अपनी कार क्यों खड़ी की हुई है? हमें रास्ता दो, हमें जाना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन उनमें से एक आदमी थोड़े गुस्से से बोला, अबे ओ गोंचू, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों की गाड़ी को अटका के रखने का, हमें बस वो बच्चा दे दो और हम चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, बच्चा? लेकिन वो मैडम तो अकेली है, उनके पास तो कोई बच्चा नहीं था। फिर ये लोग किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उस ड्राइवर की बड़बड़ाहट को सुन दूसरा आदमी बोला, अबे ओ घन चक्कर, अपने खुद उस बच्चे को तेरी टैक्सी की डिक्की में देखेला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपन लोगों से झूठ बोलने की, अपन तुझे अभी दिखाता है। कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ा और जैसे ही वो ड्राइवर को पंच मारने वाला था कि किसी ने उसके हाथ को रोक लिया। ये देख सब हैरान रह गए, लेकिन बेचारा ड्राइवर तो उस आदमी के पंच मारने के डर से ही अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था। लेकिन जब उसे कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने परी को अपने सामने उसी आदमी के हाथ को पकड़े देखा तो उसकी आंखें चौड़ी जो गई और परी के लिए उसे डर लगने लगा। वो उसके पास जाकर धीरे से बोला, अरे मैडम, ये क्या कर रही है आप? छोड़ दीजिए इस, वरना हम और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। परी ने उसे अपनी आंखों में गुस्सा लिए खतरनाक तरीके से घूर कर देखा तो उसे देख वो ड्राइवर डर कर 2 कदम पीछे हट गया। परी ने अपनी नजरें उस आदमी की ओर कर दी जो अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो अपना हाथ छुड़वा पाता या उसके साथ खड़े उसके साथ ही आगे बकर उस पर अटैक कर पाते, परी ने उस आदमी के हाथ को बुरी तरह मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और अपना एक पैर हवा में उठाते हुए उसकी पीठ पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वो आदमी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो। वो जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। ये देख उसके साथी हैरान रह गए। परी उन सब की ओर देखते हुए कॉल्डली बोली, अगर तुम में से कोई भी अपनी ऐसी हालत नहीं करवाना चाहता तो सीधे सीधे बोलो क्यों तुम लोगों ने हमारा रास्ता रोक कर रखा है, वरना तुम लोगों की हालत इससे भी बदतर करके रख दूंगी। अपने पैरों से यहाँ चलकर आए थे ना, 4 कंधों पर वापस जाने की नौबत आ जाएगी तुम सबकी। परी की खुलेआम धमकी सुन वो सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि एक पिद्दी सी दिखने वाली लड़की उन्हें 4 कंधों पर भेजने की बात कर रही है। ये देख उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उनके लीडर ने अपने 2 आदमियों को इशारा किया। अपने बॉस का इशारा मिलते ही वो दोनों एक साथ आगे बका परी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन परी उनसे भी ज्यादा फास्ट थी। उसने तुरंत रिएक्ट किया और एक जोरदार पंच एक आदमी के चेहरे पर झड़ दिया। वो दूसरी तरफ लड़खड़ा कर गिर गया। वहीं उसने दूसरे आदमी के अटैक को डिफेंड करते हुए उसके पेट पर एक लात दे मारी, जिससे वो आदमी अपना पेट पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। परी सिर्फ यही नहीं रुकी, उसने उन दोनों आदमियों को बारी बारी अच्छे से पीटा। फिर अपने हाथ झाड़ते हुए उनके लीडर को देख बोली, जो अभी भी शौक होकर अपने आदमियों को जमीन पर करहाते हुए देख रहा था, साथ ही साथ बाकी सब भी। अरे ओ इन गुंडों के लीडर, ट्रेलर देख लिया ना, या पूरी की पूरी पिक्चर देखकर यहाँ से 9 2 11 हो गए।
वो लीडर अपना थूक निकलते हुए बोला, देखो लड़की, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम हमारे रास्ते मत आओ, हमें सिर्फ वो बच्चा चाहिए जो तुम्हारी टैक्सी में छुपा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। बच्चा? कौन सा बच्चा? तुम लोग किसी बच्चे की बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। परी कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर बोल क्या रहे थे। वो आदमी बोला, अरे वही बच्चा जो तेरी टैक्सी के अंदर छुपकर बैठा है। फिर वो अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए उससे बोला, शंकर, जाकर लेकर आओ उस बच्चे को। जी बॉस। वो आदमी ड्राइवर के पास आया और उससे टैक्सी की चाबी ली और फिर पीछे की ओर गया। उसने चाबी से डिक्की खोली तो वो बच्चा डरा सहमा हुआ अपने पैरों को गले लगाए हुए था। उस आदमी ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाला और उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। परी और ड्राइवर एक बच्चे को उनकी टैक्सी की डिक्की से बाहर निकलते देख हैरान थे। वहीं उन आदमियों के चेहरे पर विजय मुस्कान थी, जैसे उन्होंने ने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। परी अपने दिमाग में सारी चीजें कैलकुलेट करने लगी। वो लीडर परी को देखते हुए बोला, मैडम, अपू ने बोला था ना कि हमें सिर्फ ये बच्चा चाहिए था, और अब हमें ये मिल चुका है, तो अब आप लोग जा सकते हैं। कहते हुए उसने अपने आदमियों को देखा और उन पर बिफरते हुए बोला, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बच्चे को लेकर चलो यहाँ से। वो बच्चा अपने आप को छुड़वाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, मुझे तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। छोड़ो मुझे। वो लगातार अपने हाथ पैर चला रहा था, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो उस बच्चे को वहां से लेकर जाने लगे कि तभी उनके कानों में परी को आवाज सुनाई दी, रुको, कोई भी इस बच्चे को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। परी ने सबकी ओर एक सरसरी निगाह डाली, फिर उस बच्चे को उस आदमी से छुड़वाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर वो बोली, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? उद्धरण चिन्ह। उस बच्चे ने रोते हुए अपनी गर्दन जोर जोर से ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इन लोगों को नहीं जानता, पता नहीं ये लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बस इतना सुनना था परी के गुस्से को हवा देकर बढ़ाने के लिए। उसने उस बच्चे को ड्राइवर को सौंप दिया और उन लोगों को देखते हुई बोली, अगर तुम लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत है कि मेरे रहते इस बच्चे को छू सको तो छू कर दिखाओ। परी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक आदमी आगे आया, लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे को छू भी पाता, परी ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को मारोड़ते हुए उसे पूरा उल्टा पलट दिया। वो अपने पीठ के बल जमीन पर करहाने लगा। परी ने अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए एक एक करके सब लोगों को जमीन की धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर, तो किसी के दांत, तो किसी का सर, कुछ तो इतने घायल थे कि सीधे बेहोशी हो गए। परी उन सब को उसी हालत में छोड़ उस बच्चे के पास चली गई और उसकी तरफ झुकते हुए उसके कंधों को पकड़कर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, कहते हुए उसने उन जमीन पर पड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए, इन बैड अंकल को मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं आपको आपके पेरेंट्स के पास भेज सकूं। पुलिस का नाम सुनते ही वो बच्चा अचानक ही पैनिक करने लगा, जिसे देख परी समझ गई कि उसे पुलिस के नाम से भी डर लगता है, इसीलिए उसने ड्राइवर से उन्हें उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए कह दिया और उस बच्चे को लेकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। और वो टैक्सी रात के अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन परी या किसी ने भी उस बच्चे के हाथ की वॉच को नोटिस नहीं किया था, जिसमें पल भर के लिए रेड लाइट जल उठी थी। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बड़ी सी ग्लास बिल्डिंग के अंदर सबसे टॉप फ्लोर पर एक लड़का अपने सर को 2 उंगलियों से सहलाते हुए गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वहीं उसके पास ही में खड़ा उसका असिस्टेंट और कुछ गार्ड्स डरे सहमे खड़े थे। एक गार्ड लैपटॉप लेकर बैठा था, उसके हाथ की उंगलियां उसके कीबोर्ड पर थिरक रही थी। उस पूरे केबिन में सिर्फ उस आदमी के चलने की आवाज और कीबोर्ड की ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो लड़का गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोला, तुम सबके सब निकम्मे हो, तुम लोगों से एक काम नहीं हो पा रहा है। जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ, वरना तुम्हारे परिवार के लिए तुम लोग लापता हो जाओगे। उस लड़के की इतनी खरबक आवाज और धमकी सुन उसका असिस्टेंट और 2-3 गार्ड्स केबिन से बाहर निकल गए, ताकि वो अपने सोर्सेस यूज कर पता लगा सके।
वहीं गार्ड लगातार लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था और कुछ ही सेकंड में उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। वो बोला, बॉस हमें लोकेशन मिल गई, ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने लैपटॉप स्क्रीन पर अपने एक सरसरी निगाह डाली और फिर अपना कोट उठाकर बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट और गार्ड्स भी थे। वो लोग वहां से कार में बैठकर निकल गए। परी का अपार्टमेंट। परी उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गई थी। उसने सोचा जब वो बच्चा बोलने और समझने के लायक हो जाएगा तब वो उससे उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछेगी। बेटा आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी किचन में पानी लेने चली गई। वहीं वो बच्चा पूरे अपार्टमेंट को अपनी बड़ी बड़ी काले गहरी आंखों से देखे जा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लिविंग रूम को चारों तरफ से देखने लगा। तभी उसका पैर कारपेट से उलझ गया और उसका सर जाकर कॉफी टेबल के कोने पर जा लगा, जिससे उसके सर पर एक गहरी चोट आ गई और उसके माथे से खून भी बहने लगा। वो बच्चा फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। परी जब पानी लेकर वहां ऐसी और बच्चे को बेहोश देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से उसके पास गई, पानी के गिलास को साइड रख उस बच्चे के सर को उसने अपनी गोद में ले लिया और उसके सर से निकल रहे खून को रोकने के लिए अपने रुमाल का इस्तेमाल किया और फिर उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोली, हियर गेट अप, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके। वो बच्चा अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ जिससे किसी की हेल्प ले सकूं। एक काम करती हूँ, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल के चलती हूँ, कहीं कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो। हाँ यही सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। परी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है कि तभी उसके घर की बेल बजती है, जिसे सुन परिधि कंफ्यूज हो जाती है। इस वक्त कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। परी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर आराम से सोफे पर लिटाया और जाकर दरवाजा खोला, जहां एक लड़का थ्री पीस सूट, उसके ऊपर एक ओवरकोट पहना हुआ था, आंखों पर सनग्लासेस पहने हुए थे, हाथ में ब्रांडेड वॉच और पैरों में चमड़े के जूते जो साइन कर रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट की जेब में रखे हुए थे और स्टाइल से खड़ा था। उसके ठीक पीछे 9 से 10 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। परी ने उस शख्स को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से सके किया, फिर उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा, फिर बोली, सॉरी बट आप सब कौन? मैंने पहचाना नहीं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने परी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को अपने एक हाथ से कुछ इशारा किया जो वो लोग समझ गए और आगे बका परी को दरवाजे से साइड कर दिया ताकि उनके बॉस अंदर जा सके। वो लड़का और बाकी गार्ड्स बेधड़क परी के अपार्टमेंट में घुस गए। परी उन्हें रोकते हुए चिल्लाकर बोली, हियर, क्या बदतमीजी है ये? ऐसे कैसे तुम लोग सारे आम किसी के भी घर में ऐसे ही घुस सकते हैं? सीधे से यहाँ से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उद्धरण चिन्ह। परी लगातार उन्हें घर से बाहर जाने को कहा रही थी, लेकिन वहां कोई उसकी नहीं सुन रहा था। जब उसके लड़के ने लिविंग रूम में एंटर करते हुए जैसे ही उसकी नज़र उस बच्चे पर और उसे लगी चोट पर पड़ी तो उसके हाथों और माथे की नीली नसें साफ साफ दिखाई देने लगी। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। उसने उस बच्चे को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और अपने आदमियों को गुस्से में सिर्फ 2 शब्द कहे, उठा लो उसे। इतना कहकर वो जल्दी से उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अपने बॉस का ऑर्डर मानते हुए उन लोगों ने परी के मुंह पर टेप मार दी। फिर उसके दोनों हाथ उसके पीठ के पीछे बंधकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। एक कमरे में वो बच्चा बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके पास एक और लड़का बैठा था जो कि एक डॉक्टर था, जो उसकी चोट पर पट्टी कर उसे एनालाइज कर रहा था। और उन दोनों के थोड़ी दूरी पर वही शख्स खड़ा था जो परी के घर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था। कुछ देर बाद वो डॉक्टर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी उसे पीछे से उसी लड़के की आवाज सुनाई दी जो काफी परेशान साउंड कर रहा था। देव, अयान ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। देव धीरे से चलते हुए उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख वो बोला, डोंट वरी आर्यन, अयान अब ठीक है।
उसने सुबह से कुछ नहीं कहता था, ऊपर से उसकी ये किडनैपिंग और ये चोट, बस इन्हीं सब चीजों की वजह से वो मेंटली और फिजिकली काफी कमजोर हो गया है। मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर सके। उसे कल सुबह या शाम तक तो होश आ ही जाएगा। तू टेंशन मत ले, मैं अब चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि देव वहां से जा पाता, आर्यन बिना पीछे मुड़े उसे रुकते हुए बोला, देव, आज रात यहीं रुक जा। पता नहीं तेरी हेल्प की जरूरत कब पड़ जाए, और तू जानता है कि मैं अयान को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए जब तक अयान को होश नहीं आ जाता तो कहीं नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बातों में रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा सुनाई दे रहा था, जिसे सुन देव का मुंह बन गया। जो डोर के पास उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, वो मन ही मन खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। अगर किसी को किसी की हेल्प चाहिए होती है तो वो बंदा सामने वाले शख्स को रिक्वेस्ट करता है, उसे बार बार विनती करता है। लेकिन यहाँ ये जनाब तो बस हमेशा लोगों पर अपना ऑर्डर झाड़ते रहता है। ये लोगों की नहीं बल्कि लोग इसकी सुनते हैं। लेकिन मैं आज ऊपर वाले से एक चीज जरूर मांगूंगा कि इस पागल सन के आदमी जो सिर्फ अपनी सुनता है, लोगों की नहीं, जो दूसरों पर अपना हुक्म चलाना जानता है, उस पर भी कोई हुक्म चलाने वाला, मतलब कोई हुक्म चलाने वाली आ जाए जो इस बंदे को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दे तो मजा आ जाए। उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे मन ही मन कोस लिया हो तो अपने कमरे में जाओ, खामखा यहाँ भीड़ जमा मत करो। मेरा बेटा सो रहा है। आर्यन ने अयान के बालों पर प्यार से हाथ फिराते हुए बिना देव को देखे उससे कहा, जिसे सुन देव हड़बड़ा गया और वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो हवा के झोंके की तरह वहां से गायब जो गया। आर्यन ने अयान को देखा जो कमजोर नजर आ रहा था। उसके माथे की चोट को देख उसे याद आया कि वो उसे उस अपार्टमेंट में किस हालत में मिला था, जिसे याद करते ही उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई। उसके हाथ और माथे की नीली नसें भी साफ दिखने लगी थी। उसने एक बाहर अयान को देखा, फिर उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं उसी घर में बने बेसमेंट में परी को एक चेयर पर बांधा गया था और उसके मुंह पर अभी भी टेप लगी हुई थी। उसके सामने दो औरतें खड़ी थी जो उसे ही गुस्से से घूरे जा रही थी। उन्हें वहां उस पर नजर रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर उनका बस चलता तो वो अभी के अभी परी की जान उसके हलक से बाहर ही निकाल देते। परी को उनकी ऐसी जानलेवा नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो भी उन्हें गुस्से से घूरते हुए अपने हाथों की रस्सी को खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अपने मन झल्लाते हुए बोली, आई स्वेयर, अगर मोम ने मुझसे प्रॉमिस नहीं लिया होता ना कि मुझे अपनी शक्तियां दूसरों से छिपाकर रखनी है, किसी के भी नजरों में नहीं आना है, तो मैं इन आंटियों का अभी यही इसी वक्त कचुम्बर बना देती। परी मन ही मन उन औरतों को कोस रही थी कि तभी बेसमेंट में आर्यन आया। अपने बॉस की देख दोनों औरतों ने अपना सर झुकाकर उसे ग्रिट किया। आर्यन की नजर अंदर आते ही सबसे पहले परी पर पड़ी, जो चेयर से बंधे होने के बावजूद भी अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने बिना उस पर से अपनी नजरें हटाए अपना हाथ हवा में उठाया। अपने बॉस का इशारा मिलते ही वो दोनों औरतें वहां से चली गई। आर्यन चलते हुए परी के पास आकर बोला, कोशिश बेकार है। फिर एक चेयर परी के सामने रखते हुए उस पर बैठ गया, क्योंकि आर्यन ओबोरॉय की कैद से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। परी ने उसे गुस्से से घूरा, क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो यही सन की आदमी था। इसी की मेहरबानी की वजह से दिल्ली में आते ही वो किडनैप हो गई। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उसकी फैमिली को पता ही नहीं है कि उसके साथ यहाँ क्या क्या हो रहा था। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और परी को तरफ झुकते हुए गुस्से में आगे कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आर्यन ओबॉय के बेटे को किडनैप करने की, उसे चोट पहुंचाने की। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई थी ना, तो अब तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम हर एक सांस के लिए किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पोगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सांस तक नसीब नहीं होने दूंगा। तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा।